यह प्रश्न मुझसे अररिया में पूछा गया तो अररिया में क्या मैं शिवहर का डाटा बोलता? अगर मुझसे अररिया किशनगंज में पूछा जा रहा है कि यहाँ के बारे में आपको समस्याएं क्या लगती हैं, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जन्मदर की है। हमारी सारी लड़ाई तेजस्वी जी से ही होनी है। नीतीश जी रहे नहीं रहे, जो पार्टी हिंदुस्तान में 543 में 16 सीटों पर लड़ती है और आगे भी 16 सीटों से ज़्यादा लड़ने की कोई संभावना जिसकी नहीं है, वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने, यह केवल माननीय नीतीश कुमार जी ही सोच सकते हैं। नीतीश जी बेचारे दया पर है, इसलिए वह दिल्ली निकले तो भी लालू जी का आशीर्वाद लिया, दिल्ली से वापस लौटे तो भी लालू जी का आशीर्वाद लिया। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप बिहार तक का खास एपिसोड देख रहे हैं और हमारे साथ आप देख रहे होंगे फ्रेम में गेस्ट भी खास हैं। आज सरकार बदली बिहार में, उसके बाद पहली बार संजय जायसवाल किसी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। बड़ी जिम्मेदारी है बिहार में क्योंकि पार्टी अब अकेली रह गई है और इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। उसके बाद फिर एक चुनाव होने वाला है जिसमें अभी तक इनके साथ कोई साथी नहीं, यानी कि बीजेपी के साथ कोई साथी नहीं। सबसे पहले तो सर स्वागत है बिहार तक पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि अभी चर्चा सबसे ज़्यादा जो हो रही है वो आपके एक बयान को लेकर हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अमित शाह आ रहे हैं तो सियासी पिच की तैयारी शुरू हो गई है बिहार में। आपने एक बयान दिया जिसमें आपने ये कहा कि किशनगंज और अररिया में विश्व में सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। तो ये बयान की पीछे का तर्क क्या था? पहला सवाल तो ये। दूसरा, इसका डेटा कहाँ से मिला आपको? एक तो मैं जनसंख्या स्थिरीकरण पर पिछले 12 वर्षों से लगातार लोकसभा में भी मैं उठा रहा हूँ। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आज भी, अभी तुरंत की बात भी करें तो अभी भी 12 ऐसे जिले हैं जहाँ 4 से ज़्यादा जन्म दर है। और यह प्रश्न मुझसे अररिया में पूछा गया तो अररिया में क्या मैं शिवहर का डाटा बोलता? अगर मुझसे अररिया किशनगंज में पूछा जा रहा है कि यहाँ के बारे में आपको समस्याएं क्या लगती हैं, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जन्मदर की है। और कोई भी डाटा आप देख लीजिए, हम या तो अफ्रीका के बराबर उस इलाके में चल रहे हैं या फिर हम पाकिस्तान के कबायली इलाके में हैं। सफाई देने के लिए आज माननीय नीरज जी जदयू में आए थे, पर उन्होंने जन्मदर की बात नहीं की और जनसंख्या वृद्धि की बात की। तो जनसंख्या वृद्धि तो आज इस नोएडा स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, इससे ज़्यादा कहीं की नहीं है। आज से 30 वर्ष पहले तो जनसंख्या नोएडा की थी ही नहीं, आज 60 लाख से ऊपर पहुँच गई है। तो ये जन्मदर और जनसंख्या दर का अंतर उनको नहीं समझ में आया। मैं इसको बिल्कुल साफ मानता हूँ कि यह सबसे ज़रूरी काम है। मैं कभी भी एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्य के नाते जब भी बैठता हूँ, चारों दक्षिण के राज्यों की एक ही शिकायत रहती है कि आप हमें सजा दे रहे हैं। अगर हमने 77 में अपना जनसंख्या स्थिरीकरण कर दिया, इसके कारण हमारा सेंट्रल शेयर आप घटा रहे हैं आबादी के हिसाब से, चूंकि एक जो बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें आबादी भी एक फैक्टर है। तो सभी साउदर्न स्टेट्स का यही कहना होता है कि हम जनसंख्या स्थिरीकरण कर लिए, इसलिए आप हमें सजा दे रहे हैं, और जो जनसंख्या स्थिरीकरण की जो प्रदेश बात नहीं करते हैं उनको आप पुरस्कृत करते हैं। और यह धर्म से बिल्कुल जोड़ना नहीं है। मेरा लोकसभा में इस पर स्पीच है कि बांग्लादेश जैसा देश एक लगातार बात करके जनसंख्या स्थिरीकरण का, हर शुक्रवार को वो लोग बात करते हैं, और आज वह देश जिसके बारे में कभी पूरा दुनिया मजाक उड़ाता था, आज वह जनसंख्या स्थिरीकरण कर लिया। और जैसे जनसंख्या स्थिरीकरण किया है, उसकी जीडीपी सबसे तेज बढ़ने वाली जीडीपी हो गई है, क्योंकि नए सड़क बनेंगे, नई सुविधाएं बढ़ेंगे, और उतने बच्चे पैदा हो गए तो कोई सुविधा नहीं बढ़ी। तो मतलब ये माने कि अमित शाह के लिए जो चर्चा चल रही है कि किशनगंज या पूर्णिया को इसलिए चुना गया कि कल नीतीश कुमार ने भी इवन कहा है कि उन्होंने पटना में कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते हैं उन्हें जानकारी नहीं है, शायद पता नहीं होगा उन्हें, और ये लोग बिहार का माहौल खराब कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह जब आएंगे
तो विकास की योजनाओं को गिनाएंगे किशनगंज और अररिया में या पूर्णिया में, जो वो कहीं मैं कहूँ तो वो 8 जिले, जिन 8 जिलों में अब भागलपुर भी शामिल कर लिया गया है कि इस तरफ से उसको भी शामिल किया गया है, तो वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी। एक तो इसको सीमांचल या ये पूर्णिया से जोड़ना ही गलत है। भाजपा का लगातार कार्यक्रम चलता है। यह कार्यक्रम अभी का तय नहीं था, यह कार्यक्रम तय हुआ था 31 जुलाई को, जब माननीय गृह मंत्री जी आए थे। और हमने सबसे पहला अगर गृह मंत्री जी का कार्यक्रम कहीं किया तो जगदीशपुर में किया, आरा में, जहाँ पे हमने तिरंगे झंडे का रिकॉर्ड बनाया। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि आप जगदीशपुर में किस कारण से कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ वह पटना में हुआ, फिर भी किसी ने नहीं किया। तो जगदीशपुर, पटना, उसके बाद जाहिर बात है कि हम पूर्णिया करेंगे, गया करेंगे, चंपारण में करेंगे। यह तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। चूंकि अभी नए नए वह अल्पसंख्यकों के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, हर 5 साल पे वैसे वो पूरा का पूरा अपना स्वरूप बदल लेते हैं, इसलिए जानबूझकर वो कर रहे हैं। हमने कभी इसकी बात नहीं की। हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पूर्णिया में माननीय गृह मंत्री जी हमारे निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन 7 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलना, उन 7 जिलों के कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन देना। और अब तो हमारा लक्ष्य है कि हम सभी सीटों पे लड़ें। उस इलाके में हम लड़ते नहीं थे, तो जाहिर बात है जिस इलाके में भाजपा नहीं लड़ी है वहां पे तो हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे ही। और हमारे लगातार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, कटिहार से हमारे सांसद रहे हैं, हमारे सांसद पूर्णिया से रहे हैं। हमने इनको सीटें दी, नहीं तो ये खुद 14 में जब अपने बल पे जीते थे तो केवल 40 में 36 स्थानों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। आज हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, एक सवाल ये है कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। आपका बयान उस समय आता है जब सीमांचल का दौरा हो रहा होता है अमित शाह का, और एक खास कम्युनिटी से रिलेट किया जाता है इसको। तो वो क्या मतलब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश? आपके पास तो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे हैं, विकास की बात क्यों नहीं होती है और हिंदू मुसलमान पे ही ये राजनीति क्यों अटक जाती है? सीमांचल का दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट। मैं अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वैसे मुझसे किसी ने प्रश्न किया। जाहिर बात है अगर कोई मुझसे प्रश्न करेगा तो वह जवाब दूंगा। मैं वहां पर गया था अपने संगठन के कार्य से, लेकिन अगर कोई पत्रकार कोई भी, आप भी कोई मुझसे प्रश्न कीजिएगा तो मैं उसको डक तो नहीं कर सकता, मुझे उसका जवाब देना। नहीं, एक छोटा सा सवाल इसमें यह है कि मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ रही है और पूरे देश की आबादी बढ़ रही है, इस दोनों में फर्क है। तो मतलब जनसंख्या नियंत्रण बीजेपी के केंद्र में है या मुसलमानों की आबादी को रोकना केंद्र में है? भारत में केवल अब 5 ही प्रदेश ऐसे बचे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जाहिर बात है कि यह समस्या पूरे भारत की समस्या नहीं है। अब यह समस्या कुछ खास प्रदेशों की है और उन खास प्रदेशों में खास जिलों की है। इसको हिंदू मुसलमान से न जोड़ करके, वो कोई 2 जिले नहीं है, वैसे 12 जिले बिहार में हैं जिनकी जनसंख्या आज भी जो NHFS डाटा 5 आया है उसमें 12 जिले हैं जो 4 से ऊपर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। मतलब भारत के एवरेज जनसंख्या से दोगुने तेजी से वहां पे जन्म दर है। तो जाहिर बात है अगर मैं उन जिलों में जाऊंगा तो वो बात तो करूंगा ही। जी, केंद्रीय मंत्री एक लिखित राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार पर बोलती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो नहीं आएगा, नहीं लाने का कोई केंद्र का प्लान है। लेकिन फिर आपका एक मतलब बयान आता है, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि जैसे जो देश में है रेट 2.0 का और लगातार घट रहा है, राज्य में भी लगातार घट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप जो घटते दर को देखकर बिहार स्पेसिफिक कोई प्लान लाने का सोच रहे हैं, या फिर क्षेत्र स्पेसिफिक, जैसा कि आपने अभी कहा कि कुल 12 जिलों में है ऐसा, तो क्या ये क्षेत्र स्पेसिफिक? सवाल को मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि आपके मोस्टली नेता, मतलब बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लगते हैं, कानून को लेकर बात करने लगते हैं, लेकिन राज्यसभा में ये रिटर्न में जवाब है कि इस कानून को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है सरकार,
और साफ तौर पर ये कहा गया है कि चूंकि जितने भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं वो देश में कारगर तरीके से लागू होते दिख रहे हैं, उनका असर दिख रहा है। इस वजह से ये मान के चला जाए कि ये उपाय आने वाले दिनों में जो रेशियो है उसके बराबर लगभग हो जाएगा। तो ये आंकड़े का डिफरेंस तो है, लेकिन आप मतलब केंद्र में बैठी सरकार नहीं कह रही है, लेकिन जब बिहार में नेता होते हैं तो वो बार बार ये बातें करते हैं, तो ये मतलब दो तरीके की बातें क्यों? अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में बढ़ रही है तो हम बिहार में बात नहीं करके सिक्किम में बात करेंगे क्या, जहाँ पे जनसंख्या 1.3 आ गई है या जहाँ पे 0.8 आ गई है, उन स्थानों पे बात करेंगे। अगर समस्या बिहार के स्पेसिफिक है, बिहार में पूरे देश में हम लगभग आज भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं और यह दुनिया से लगभग 3 गुना है, और बिहार में हम 1205 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं, अर्थात हम हिंदुस्तान से भी 3 गुना है। तो अगर जो प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान से भी 3 गुनी हो, अगर उसकी बात हम नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास जो कमाई के साधन लिमिटेड हैं। पहली बार हम लोगों ने 2020 में उद्योग पे काम किया, नहीं तो उद्योग की कोई सोचता भी नहीं था। तो हम जिन पर काम कर रहे हैं, अगर हम नए सड़क बनाते हैं, नए अस्पताल बनाते हैं, अब देखिए हमने 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन आज भी प्रति बेड के एवरेज में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वह इसलिए मजाक उड़ाते हैं, हम झारखंड हमसे अलग हुआ 2000 में, हम झारखंड से ज़्यादा बड़ी आबादी अभी पैदा कर ली है इसी 20 साल में। तो अगर इस बात को हम नहीं कहेंगे, जितना बिहार झारखंड मिला के 2000 में आबादी थी, उससे ज़्यादा बिहार की आबादी आज झारखंड के 30% हिस्से कटने के बाद हो गई है। तो अगर इस समस्या पर कोई बोलता है और इसको बोलने का अर्थ गलत लगाया जाता है, नीतीश जी थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि उनको थोड़ा अभी दिखना है उनको कि माइनॉरिटी के हम मसीहा हैं। हमने कभी भी वहाँ भी और कहीं भी, मेरे पार्लियामेंट के स्टेटमेंट देखिए, कभी भी मैंने धर्म स्पेसिफिक बात नहीं किया। मैं हमेशा बांग्लादेश का उदाहरण देता हूँ कि जब वह कर सकता है, बगल में पश्चिम बंगाल है, वहाँ माइनॉरिटी की जनसंख्या हमसे कम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का 1.9 है। तो अगर पश्चिम बंगाल वह चीज़ इतनी तेजी से अचीव कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते हैं। हम इसको बिल्कुल छोड़ दिए हुए हैं। समाज की बुराइयों पर, एक सामाजिक बुराई पे आप कानून बनाते हैं और एक सामाजिक बुराई की आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। कम से कम ये 12 जिले जो हैं, इनको स्पेसिफिक बिहार सरकार को लेकर अलग से निश्चित तौर पे कार्यक्रम बनाना चाहिए। और जब मैं उनके साथ नहीं था तब भी मैं बोलता था और आज भी मैं बोलता हूँ और आज भी मैं मानता हूँ। अच्छा संजय जी, हर बात को बोलने का एक तरीका होता है। मतलब हम ऐसी बात बोलें जो सामने वाले को बुरी ना लग जाए या सामने वाला अपने आप पर उस बात को ना ले ले। आपने जो बयान दिया 2 दिन पहले, जिसकी खूब चर्चा हुई, खूब वायरल हुआ वो बयान, उसके बाद आपको मालूम होगा कि सिवान का जो माहौल है वो बिगड़ गया। 2 समुदाय के लोगों के बीच जो है कहासुनी हो जाती है, बातचीत हो जाती है। कल नीतीश कुमार ने भी बोला था कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी पे ये इल्जाम हमेशा लगता आता है कि जब चुनाव होता है, जब एक्टिव हुए इधर नीतीश कुमार, तो फिर से कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ गया, फिर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ गया। तो आपको नहीं लगता है कि आपने जो बोला है उसको शायद बेहतर ढंग से बोलना चाहिए था आपको? पहली बात कि कोई अभी चुनाव नहीं है, न इस वर्ष है न अगले वर्ष है। दूसरी बात, सिवान में एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, वह किसने किया? आज पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। अपनी गलती छुपाने के लिए आप दूसरों की बातों का शरण लीजिएगा। यह बात तो मैं आज भी कहा हूँ, आज से 6 महीने पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी कहा था। लोकसभा में कम से कम 10 बार मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, बल्कि मेरी और लालू जी की सीधी बहस हुई थी जब जनसंख्या स्थिरीकरण का बात हुआ था, और लालू जी ने भी बहुत ही साफ और मजबूत शब्दों में 2012 में मैंने अनुरोध किया था गुलाम नबी आज़ाद जी से कि आप इस पर चर्चा कराएं, और इस पर चर्चा हुई थी। उस समय लालू जी तत्कालीन सांसद थे और उन्होंने भी इस पर चर्चा करके इस पर सपोर्ट किया था। तो क्या लालू यादव को भी आप सांप्रदायिक मानिएगा? चलिए, अब इस सवाल से थोड़ा सा ये बयानबाजी पर बहुत ज़्यादा जवाब हो गया। थोड़ी बात अब सरकार बदलने की, क्योंकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी थी, सरकार में साथ थे,
पटना में एक बैठक होती है, उस बैठक में तमाम बड़े नेता आते हैं, अमित शाह आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं। उस बैठक से जब आप लोग निकलते हैं, कहते हैं आज भी साथ हैं, अगले में भी साथ हैं, उससे आगे भी साथ रहेंगे। इवन जिस दिन सरकार बदली 2 दिन पहले भी आप साथ रहने की बात कर रहे थे कि हम साथ हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको पता भी नहीं चला और पाला बदल लिया गया? हमें पता भी नहीं चला ऐसा नहीं है। वह पाला बदलने के लिए काफ़ी दिनों से बहुत हैरान परेशान थे, और इसलिए हम लोगों की एक ही इच्छा थी कि बिहार 1990 से 2005 तक बहुत झेल चुका है, और 2015 से 17 में भी कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा था। और इस कारण, यह भी एक कारण था जब नीतीश जी पाला बदले थे, क्योंकि उनको कोई काम, वो कहते हैं कि करने नहीं दिया जा रहा था। तो हम नहीं चाहते थे कि वह वापस आए, वरना जिस दिन नीतीश जी अपने साथ एएमआईएम के सभी विधायकों को लेकर चलते थे, सभी विधायकों का काम करते थे, पर नीतीश जी ने ही एएमआईएम के विधायकों को जब राजद के गठबंधन में भेजा तो साइंस बहुत क्लियर थे। उसके बावजूद भी हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया, और उसके लिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आना, माननीय गृह मंत्री जी का यह संदेश देना। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा प्रधानमंत्री की जग गई हो और आपको लगता हो कि आपने 2017 में करके अपॉर्चुनिटी मिस किया हो, और आपको यह भी लगता है कि जब देवगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं तो केवल 17 सालों में 8 बार का बना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। तो जब इस तरह की आकांक्षाएं आप में जग जाएं, तो आकांक्षाओं के बलि पर बहुत कुछ चीज़ें चढ़ती हैं। अफसोस यह है कि आकांक्षाओं की बलि पर बिहार चढ़ा है, और हम लगातार इसलिए एग्रेसिव और एक्टिव हैं कि फिर से चाह करके भी कोई वह काम नहीं कर सके जो राजद के शासन में पहले होता। नहीं, इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल और है, चूँकि आपने कहा कि चलिए उनकी महत्वाकांक्षा जगी हुई थी, पहले से बातचीत चल रही थी, लेकिन मतलब मौके तो बीजेपी के पास भी आए, लेकिन आप उनके साथ ही रहना स्वीकार किया आपने। ऐसा तो नहीं हो रहा था कि वो पहली बार ऐसा करने जा रहे थे, वो दूसरी बार ऐसा करने जा रहे थे। और एक रिलेटेड और मेरा सवाल है, चूँकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी की जब बैठक हुई, उस बैठक में से एक बयान बाहर निकल कर आया जिसमें ये कहा गया कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त होंगी। नीतीश कुमार बार बार उस बयान को कोट भी करते हैं कि देखिए ये लोग क्या कह रहे थे और इनकी मंशा क्या थी। तो मेरे इससे रिलेटेड 2 सवाल हैं कि ये बयान बाहर आ कैसे रहे थे, क्योंकि वो कहा जा रहा था कि कमरे बंद है, बल्कि हमारे पास भी जो तस्वीरें आ रही थी, तस्वीरों में बस वो फुटेज वाला 30 सेकंड का फुटेज आता है कि बैठक शुरू हुई, उसके बाद कमरे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके के बयान निकल कर बाहर आए। चलिए बयान आ सकते हैं, सोर्सेज काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस बयान पे किसी ने मना नहीं किया कि कहा गया। आप ये तो कह रहे थे कि हम आगे भी रहेंगे साथ, लेकिन इस बयान पे किसी तरीके की सफाई नहीं आई। उसके बाद जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मंशा ये थी, तो उसमें आखिर मिस्टेक हो कहाँ गई? मतलब मानते हैं कि मिस्टेक हुई है, अब आप मान रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही हुआ, अब आगे से एकला चलो पर ही बीजेपी बिहार में चलेगी? दोनों 2 प्रश्न हैं जी। एक, जो बात मिस्टेक की कोई नहीं है, उनकी इच्छा थी कि वह एक बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें, और यहाँ पर भी आकर वह अच्छे एक नायक की तरह एक्टिंग कर रहे थे कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और बिहार में उसी समय 40 फीट बाई 20 फीट का पोस्टर लगता है कि बिहार देखा है देश देखेगा। पहले पोस्टर लगा, पोस्टर लगने के बाद वो दिल्ली आए। तो वह ये तो सब जान रहे हैं कि जो उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर रहता है। उनका क्षेत्रीय दल वाला बिल्कुल अलग इशू है। भाजपा की इंटरनल मीटिंग्स में जो बातें होती हैं वह भाजपा की बातें होती हैं, उनको पकड़ करके कोई करना। और दुनिया में ऐसा कौन दल है जो कहता है कि नहीं हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हम अपने बल पे सभी जगह नहीं लड़ेंगे, हम अपने सभी स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसा भी दुनिया में कोई दल है क्या जो कहता है कि नहीं हम अपना कोई विस्तार नहीं करेंगे? और क्षेत्रीय दल जो हैं वह आप देखिए तो अब, पहले तो वो कुछ भाषा जाति के आधार पे बने, अब तो वह परिवार के आधार पे बने हुए हैं। अब आज भी मुझसे पूछिए कि 30 वर्ष बाद कौन होगा, तो माननीय तेजस्वी जी के जो भी पुत्र या पुत्री होंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे राजद के। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ऐसा कोई नहीं जानता है। राहुल जी जब भी शादी करें, राहुल जी या प्रियंका जी के पुत्र ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो
राहुल जी मना भी करेंगे तो पूरा कांग्रेस उसके पीछे पड़ेगी कि आप करिए। तो ये इस तरह के जो भी दल हैं, जो फैमिली डिपेंडेंट दल है, वो किसी का भला नहीं करते हैं, वह केवल अपने परिवार का भला करते हैं। जो दलों में इस चीज की परंपरा है कि हमेशा नए लोगों का आना, नए नेताओं का बनने की जो प्रक्रिया जिन दलों में चलती है, वह देश का और राज्य का भला कर सकता है। परिवारवाद के सवाल पे हम बाद में आएंगे। आपने जिक्र किया कि हर पार्टी को ये मतलब है कि अपने संगठन का विस्तार करे। ये 17 सालों तक आपका गठबंधन रहता है, बीच में कुछ दिनों के लिए आप जाते हैं, नीतीश आपसे चले जाते हैं अलग हट के। 17 सालों में कोई एक ऐसा चेहरा बीजेपी बिहार में क्यों नहीं दे पाई जो अपने दम पे स्टैंड ले सके, अपने दम पे चुनाव लड़ सके? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में फेस कोई नहीं होता है। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी एक को मुख्यमंत्री जाहिर बात है बनाते हैं, जो बनाते हैं वह फेस हो जाता है। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई वो उत्तर प्रदेश में योगी जी फेस तो नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान जी आज से 20 साल पहले बने तो वह कोई फेस नहीं थे, वह तो लोकसभा के सांसद थे। वसुंधरा राजे सिंधिया जी का भी वही देखिए, रमन सिंह जी का वैसा ही है। हमारे यहाँ रघुवर दास जी कभी नहीं सोचे होंगे कि वह बनेंगे। खट्टर साहब पर किसी ने उम्मीद नहीं किया था और वह बनते हैं, और बनने के बाद इतना अच्छा काम करते हैं कि वह दोबारा भी बनते हैं। वो हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित दल है, नेता आधारित दल नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है। कल तक आप बिहार जाते, आज से 2 साल पहले, तो आपको सारे जगह पे तस्वीरें केवल और केवल नित्यानंद राय जी की और गृह मंत्री जी की दिखती। आज आप बिहार जाएंगे तो केवल और केवल तस्वीर मेरी और नड्डा जी की दिखती है, और जो विरोधी दल के नेता होते हैं उनकी दिखती है। एक इसके बाद फिर परिवर्तन होगा तो जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसकी तस्वीर होगी। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली से चलता जरूर है, पर अध्यक्ष जो भी बनता है वही हमारा नेता होता है, और जैसे वो चेंज हो जाता है तो वो दूसरा हो जाता है। जब सरकार की बात होती है तो सरकार में एक फेस चुना जाता है, जिसको भी चुना जाता है वो मुख्यमंत्री होता है। हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए आप वोट दो, ऐसा भाजपा में कोई व्यक्ति नहीं है। भाजपा में कमल के सिंबल पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर, हमारे जो सिद्धांत है पंचनिष्ठा के, उनके आधार पर कार्यकर्ता तैयार होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम वोट मांगते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार पर लगातार जो है इल्जाम लगते हैं। आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, लेकिन विपक्ष आप पर भी कई इल्जाम लगाते हैं। आपके बारे में भी कुछ ऐसी ही बात कही जाती है कि पहले बीजेपी, फिर राजद, फिर बीजेपी। जब गठबंधन में थे नीतीश के साथ तो नीतीश अच्छे, जब गठबंधन टूटा तो नीतीश बुरे हो जाए। तो क्या संजय जी आप अपनी गिरबान में नहीं झांकते? ये विपक्ष का सवाल है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। बिहार में एक संक्रमण का दौर चला था भाजपा में, और उस संक्रमण के दौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ताराकांत झा जी हों, इंदर सिंह नामधारी हों, यशोदानंद जी हों, समरेश सिंह हों, एक पूरे की पूरी एक जो जनरेशन जो भाजपा को की चिंता करती थी, उसको कहीं ना कहीं दल छोड़ के जाना पड़ा। फिर हम वापस आ गए, लेकिन वह हमारा मूल दल था और मूल दल में ही हम वापस आए। उस समय की परिस्थितियां बनी थी, बीच में पूरा भाजपा का एक 2000 के शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज, जो मैं कह सकता हूं कि उस तरह के फेज थे, और अनेक नेताओं को भाजपा छोड़नी पड़ी थी। लेकिन हम शुरू से ही रहे थे। उसके पहले मैं आश्चर्य कभी कभी करता हूं कि मुझको कभी राजद का प्रखंड अध्यक्ष बता दिया जाता है। कभी मैं आज तक किसी पदाधिकारी, किसी पद पर मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहा हूं। एक समय हुआ था जब मेरे पिताजी को बहुत अपमानित किया गया था, और उस समय हम लोग कुछ दिनों के लिए जरूर छोड़ के गए थे। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। तो लगभग कितने दिनों तक आप आरजेडी के साथ? लगभग उनके साथ तो नहीं थे, लेकिन उस समय 3-3.5 साल थे। आप आरजेडी में थे? बिल्कुल। ठीक है, आज भी शायद किसी ने ट्वीट किया है। नहीं, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और शायद पुराना कुछ और आपका भाजपा में जब हम वापस लौटे तो उस समय जो केंद्र के नेतृत्व था उसने कहा कि अब वापस लौटिए, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई पद जो बोलते हैं कि वह पद हम लोगों ने नहीं लिया। अच्छा, एक सवाल आपको लेकर ये भी हुआ कि जब बीजेपी का एक तरीके से कहें तो कि वो सत्ता से बाहर हुई, तो बीजेपी के तमाम नेता, मतलब जिनके हाथ में बिहार बीजेपी की कमान थी, उसमें से एक आप थे, या बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब भी
उनकी भी चर्चा हुई, लेकिन ये कहा गया कि इन सब के रहते हुए सत्ता परिवर्तन हो गया, या बार बार जो केंद्र मैसेज दे रही थी कि भाई हम तो इनके साथ रहेंगे, आप बातचीत करिए, या बातचीत किस लेवल पे हो रही थी। लेकिन ये कहा जाता है कि इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वापस सुशील मोदी की ज़रूरत क्यों पड़ी, संजय जायसवाल ही उसको क्यों नहीं लीड कर रहे हैं, कि नहीं संजय जायसवाल रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय जायसवाल कागजों के साथ आ रहे हैं। मतलब हमने देखा कि जैसे ही सरकार बदली, सुशील मोदी फिर से एक्टिव हैं। सुशील मोदी मतलब जो पिछले, और बल्कि नीतीश कुमार का मुझे वो बयान भी याद है जिसमें नीतीश कुमार ने ये कहा सरकार बदलने पर कि जो नेता हमारे साथ काम करते थे उनको जानबूझकर यहाँ से दिल्ली भेज दिया गया, या उनको राजनीति में संट कर दिया गया, ताकि बिहार में वो अपने अनुसार अपने लोगों को प्लांट कर सके। पिछले 2 वर्षों के अखबार उठा के देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब सुशील जी ने का कोई ना कोई बयान छपा नहीं हो। यह कहना कि अभी वो बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं, है। अब तो वो वह 2 वर्षों से लगातार बयान दे रहे हैं। हम लोगों की आदत थोड़ा आप लोगों से दूर रहने की है। हम लोग कार्यकर्ता हैं बेसिकली, और कार्यकर्ता के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरा काम जो है वह भाजपा को मजबूत करना है। मेरा काम रोज रोज मीडिया में जाकर के चेहरा दिखाना नहीं है। नहीं, अब मैं अपने जमीन पर कार्य करता हूं, और विगत 20 दिनों में ही देख लीजिए तो मैं लगभग 15 जिलों का दौरा कर चुका हूं। तो मेरी प्रायोरिटी है कि कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं से, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरी प्रायोरिटी है। प्रवक्ताओं की, हमारे प्रदेश के जो बड़े नेताओं की प्रायोरिटी है कि वह पत्रकार सम्मेलन करें, पत्रकार की वार्ता करें, वह अपना कार्य कर रहे हैं। पर प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो संगठनात्मक तो दायित्व होता है, आपको लगा कि मीडिया सुशील मोदी दायित्व की नहीं कमी, होता। सुशील मोदी की कमी खली, अगर सुशील मोदी रास्ता होते बचाने तो के ऐसा नहीं होता। भाजपा में किसी की कोई कमी नहीं खलती है, और भाजपा में सभी की जरूरत एक जैसी होती है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वह उतना ही प्रमुख है जितना संजय जायसवाल या सुशील मोदी है। पार्टी ने निर्णय किया कि संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। पार्टी ने निर्णय किया कि सुशील जी को 15 साल तक उप मुख्यमंत्री रहना है। इसलिए आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पार्टी का अगर निर्णय रहता कि नहीं आप बेतिया कहीं कि मैं रहिए, तो मैं बेतिया में रहता। तो यह पार्टी अपने हिसाब से तय करती है कि किस व्यक्ति को क्या दायित्व देना। हमारे यहाँ पद नहीं होता, हमारे यहाँ कोई मुकुट नहीं होता, हमारे यहाँ दायित्व होता है, और जिसको जो दायित्व मिलता है वह ईमानदारी से करता है। मेरा दायित्व है कि संगठन का काम करना, संगठन को आगे बढ़ाना। मेरे 3 साल का आप कहीं भी हिसाब देख सकते हैं, शायद ही मैं 3 दिन लगातार अपने निवास पे रहूँगा। जी, चूंकि आपने एक जवाब दे दिया, मैं मतलब आपने जवाब में ये कहा कि आप को मीडिया में रहना पसंद नहीं, लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि कोई एक मरीज से भी मिलने नेता जाता है तो एक केला देते हुए फोटो खिंचा के ट्विटर और फेसबुक पर जरूर डाल देता है। तो ऐसी वाली राजनीति में मतलब बताना तो संजय जायसवाल को भी पड़ेगा कि संजय जायसवाल कर क्या रहे हैं, संजय जायसवाल कहाँ हैं, संजय जायसवाल के रहते हुए इतना कुछ कैसे हो गया। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, और मीडिया से इतनी दूरी क्यों संजय जायसवाल की? दूरी नहीं है मेरी, जब ज़रूरत होती है तो ज़रूर मैं जाता हूँ। मैं दिल्ली और पटना में शायद ही 2019 अध्यक्ष बनने से पहले किसी को मैंने अपना इंटरव्यू दिया होगा। उसके बावजूद भी मैं मुख्य सचेतक बना भाजपा का, उसके बावजूद भी मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके बावजूद भी मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का पूरे विश्व का मेडिकल सेल का डायरेक्टर बना। तो आप अगर संगठन में कार्य करते हैं तो आप रोज मीडिया में दिख रहे हैं या मीडिया में आ रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ईमानदारी से संगठन का काम करते हैं। संजय जी, आपने जमीन पर रहकर काम करने की बात कही, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी आप जेडीयू के साथ होते हैं तो 91 सीट आता है आपको 2010 में, गठबंधन टूटता है, आप 53 पे चले आते हैं। कोई मजबूत आधार भारतीय जनता पार्टी का इतने दिनों में बिहार में नहीं बन पाया, क्या वजह मानते हैं इसे? 2014 से पहले की जो भाजपा थी वह प्रखंड स्तर पे थी। मुझे आज भी याद है, मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम पन्ना प्रमुख बनारस में बनाएंगे। तो एक सांसद के तौर पे मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है, क्या कैसे बूथ पर पन्ना प्रमुख बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष का काम होता था कि 5 साल में एक बार आना, बूथ पर काम करना, उस दिन वोट दिलाना और चले जाना।
लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के पूरे कार्यों में परिवर्तन आ गया। 2019 का चुनाव मैं खुद लड़ रहा था तो 70% सीट बूथों पर मैं पन्ना प्रमुख बनाने में सफल हो पाया था, और आज तक कभी हम लोगों को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी जितनी बड़ी 2019 में मुझे मिली। उसके पहले हम 1 लाख वोट से जीते थे, 50,000 वोट से जीते थे। भाजपा उसके पहले भी जब जीती थी तो 50-60 हज़ार वोट से जीती थी, पर यह अंतर 3 लाख का हो गया। और हम 2014-15 के बाद से लगातार बूथों पर कार्य कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कार्य कर रहे हैं। आज बिहार में 63,000 बूथों पर हमारी एक पूरी टीम है, और मैं इस अलगाव को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है कि हम सभी 40 सीटों पर लड़ सकें, हम सभी 243 सीटों पर लड़ सकें, और यह एक मौका है कि 2024 में तो हम सीटें 35 जीतेंगे ही जीतेंगे, 25 में भी हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल। नीतीश कुमार आपसे गठबंधन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, आरजेडी के साथ सरकार में जाते हैं। 10 नेताओं से दिल्ली जाकर के वो मुलाकात करते हैं, पटना में इस तरह से पोस्टर लगता है। कितना चुनौती अगर उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में देखा जा रहा है, तो चूंकि उनके पास भी एक अनुभव है, इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं, तो आपके लिए वो चुनौती पेश करेंगे? जो पार्टी हिंदुस्तान में जी। 543 में 16 सीटों पर लड़ती है, और आगे भी 16 सीटों से ज़्यादा लड़ने की कोई संभावना जिसकी नहीं है, वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने, यह केवल माननीय नीतीश कुमार जी ही सोच सकते हैं, या वैसे क्षेत्रीय दलों के प्रमुख सोच सकते हैं जो 16 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपके पास अगर 100 सीट भी लड़ने की संख्या नहीं है, आप खुद जिस बिहार की बात कर रहे हैं, तो अगर आप भाग्यशाली रहे और तेजस्वी जी भी राहुल जी वाला ही कार्य किए, अर्थात राहुल जी के पास मौका था 2014 से पहले प्रधानमंत्री बनने का, वो अपनी मर्जी से नहीं बने, और आज तक वह वेटिंग फॉर पोस्टिंग प्रधानमंत्री हैं। तो अगर 2024 तक तेजस्वी जी ने भी यही काम किया तो वह 16 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 25 में हर हालत में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। 25 में हर हालत में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं, और आपने देखा इस चुनाव में जिस तरीके से वो एक्टिव रहे, अपने दम पे एक बड़ी पार्टी बन करके उभरे। अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये देखने वाली बात होगी, केंद्र की राजनीति में जाते हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो नीतीश या तेजस्वी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती कौन होंगे? तेजस्वी यादव जी के रहमो करम पर नीतीश जी चल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी उनको मुख्यमंत्री मान चुके हैं, कल आपने देखा उन्होंने सीएम अनाउंस किया। तो 120 सीटें तो तेजस्वी जी के पास अभी उपलब्ध हैं, 122 की मेजॉरिटी होती है, तो 2 सीटों की बात है। तो नीतीश जी बेचारे दया पर हैं, इसलिए वह दिल्ली निकले तो भी लालू जी का आशीर्वाद लिया, दिल्ली से वापस लौटे तो भी लालू जी का आशीर्वाद लिया, दिल्ली में कोई उनसे मिल नहीं रहा था तो लालू जी ने ही राहुल गांधी जी को अनुरोध किया। यह आपके रिपोर्ट है, कोई मेरी किसी से बात नहीं हुई है। तो वर्चुअली अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और हमारी सारी लड़ाई तेजस्वी जी से ही होनी है। नीतीश जी रहें नहीं रहें, नीतीश जी अपने बल पे तो चुनाव लड़ ही चुके हैं, केवल 36 स्थानों पर 40 में से जमानत जब्त हुई थी, तो ये उनका स्ट्रेंथ है। लेकिन उनका एक है कि उनके पास एक छोटा एक वोट बैंक है जो कि कहीं भी शिफ्ट करता है, तो नेचुरली हम और आरजेडी लगभग एक बराबर पे खड़े हुए हैं, तो ये 5% का शिफ्ट इधर उधर करने से परिवर्तन होता है। पर भाजपा अब बहुत बड़े परिवर्तन फेज में जा चुकी है। हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया था कि हम 50% से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और अगर आप 17 में देखिए तो हम 14 सीटों पर 50% वोट से ज़्यादा से जीते हैं।
और अगर आप लोकसभा में 50% वोट से ज़्यादा से जीते हैं तो वो दोनों मिले भी तो उससे अंतर क्या पड़ता। जी, आप मतलब ऐसे लोगों का कहना है कि अच्छी खासी चलती सरकार बीजेपी गिरा देती है। मतलब हम एग्ज़ाम्पल भी हमारे पास अभी है। तो उसके बावजूद अगर नीतीश इस बार मतलब नीतीश ने ऐसे तो मना किया है, लेकिन नीतीश अगर फिर भी चाहेंगे कि बीजेपी के साथ आना चाहें, कोई संभावना भी बनती है, तो क्या आप नीतीश के साथ फिर से गठबंधन करना चाहेंगे? नीतीश जी की एक खासियत रही है, नीतीश जी जब जिस गठबंधन में रहते हैं वो विरोधी दल के गठबंधन को फिलर्स भेजना शुरू कर देते हैं। और अगर आप देखिए तो नीतीश जी का ही बयान है कि हम मेन फ्रंट हैं, तो मेन फ्रंट तो 303 सीट जीती ही है, तो वो आज भी सुशील जी की तारीफ करते हैं जिससे कि उनको जब फिर वापस लौटना हो तो सुशील जी के सहारे वापस लौट सकें। आज भी वह तेजस्वी जी के साथ रहते हैं लेकिन बात कर रहे हैं कि मैं मेन फ्रंट हूँ, और बाद में वह कहेंगे कि आप लोग समझे ही नहीं मेन फ्रंट का मतलब क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ शब्दों में सोच लिया। देखिए, एक गलती किसी की माफ होती है, लेकिन जो दोबारा गलती करे उसकी माफ़ी करना मूर्खता होती है। एक बार वह गलती हमारे साथ कर चुके हैं, एक बार वह गलती तेजस्वी जी के साथ कर चुके हैं, और दूसरी गलती उन्होंने हमारे साथ की है, दूसरी गलती वो तेजस्वी जी के भी साथ करेंगे, लेकिन वह न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे। गलती तो वो करेंगे ही करेंगे, उनकी कभी भी सेटिंग हो जाएगी। अगर 2 साल बाद भी जब 24 में वो चुनाव हारेंगे तो फिर वह सेटिंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो ना इधर रहेंगे और ना उधर रहेंगे। नहीं, एक सवाल और मैं जानना चाहता था आपसे, चूंकि पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे थे, फिर जब ललन सिंह को बनाया गया तो उसके बाद क्या सामंजस्य में दिक्कत हुई, या जो वो आरोप लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह के जरिए पार्टी में टूट करा सकते थे, आरसीपी सिंह की इच्छा थी, आरसीपी सिंह ने उनसे बात की या नहीं की, जवाब तो खैर आरसीपी सिंह कई बार दे चुके हैं, लेकिन आपको लगा कि कहीं कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई? नीतीश कुमार जी समझते हैं कि उनके अलावा सब बेवकूफ़ हैं। हमारी केवल 5 की मेजॉरिटी थी जब हम एक साथ इकट्ठा थे। अगर किसी का दल टूट जाएगा तो वो मेजॉरिटी कहाँ रहेगी, वो तो ऑटोमेटिक तेजस्वी जी की रहेगी। बल्कि तेजस्वी जी चूंकि राज परिवार से हैं, न वरना वो जब चाहते तब मुख्यमंत्री बन सकते थे। अगर यह सही बात है, उनके बदले भाजपा रहती तो हम वहाँ भी बना चुके होते, क्योंकि 5 जदयू के विधायकों को तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन वह राज परिवार के हैं, उनके लिए है कि या तो वह राज करेंगे या फिर दिल्ली में आके पिकनिक मनाएंगे। तो इसलिए इतने दिनों तक यह सरकार चलती रही। अगर 5 मेजॉरिटी की सरकार में कहीं भी एक छोटी सी टूट भाजपा में हो जाए या छोटी सी टूट जदयू में हो जाए तो सरकार ही खत्म थी। तो आरसीपी का इसमें कहाँ है, लेकिन हर बार एक बहाना खोजते हैं। पिछले बार उन्होंने मॉल का बहाना खोजा तेजस्वी से अलग होने के लिए, इस बार उन्होंने आरसीपी का बहाना खोजा। एक अंतर ललन सिंह जी में जरूर है, क्योंकि आज तक जनता दल यूनाइटेड के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं उन सबों को निकाला गया, चाहे वह जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, शरद यादव रहे हों, चाहे वह आरसीपी रहे हों। ललन सिंह जी में एक खासियत जरूर है कि ललन सिंह जी पहले निकले हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसलिए उनका स्कोप ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वही बोले थे कि नीतीश जी के पेट में दांत। नहीं, तो आपको लगा कि कोऑर्डिनेशन में कहीं प्रॉब्लम हुई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, यह जाहिर बात है, उनको मंत्री बनना था, उनको मंत्री बनाया नहीं, नीतीश जी ने स्वयं नहीं बनाया। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने बात किया, उन्होंने यह आरसीपी जी का नाम लिया कि अगर एक बनाना है तो आरसीपी जी को ही बनाना है। पर वो एक्टर अच्छे हैं, वो तो आप सब लगातार देख ही रहे हैं कि उनको एक्टिंग करना अच्छा आता है। तो पहले से यह तय था कि आरसीपी जी मंत्री बनेंगे, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन वह एक्टिंग कर रहे थे कि वह दुखी हैं। मुझे याद है भूपेंद्र यादव जी की बेटी की शादी थी, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, आरसीपी सिंह के साथ आए शादी में, आरसीपी के सिंह के साथ गाड़ी में गए। आप कहीं से भी भूपेंद्र यादव जी की उस दिन शादी की तस्वीरें निकाल लें, और आप आरसीपी के साथ आते हैं, आरसीपी के साथ जाते हैं, यह तुरंत की बात है। और बाद में आप एक्टिंग करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं। एक क्षेत्रीय दल में, क्षेत्रीय दल सिद्धांत आधारित दल नहीं होते हैं, व्यक्ति आधारित दल होते हैं। और अगर जदयू है तो वह
नीतीश आधारित दल है। जदयू का नाम आज वो पलट करके AIADMK रख दें या कहें कि हम AIADMK में मर्ज करते हैं, तो पूरी पार्टी मर्ज कर जाएगी, क्योंकि वह उस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, वह तो व्यक्ति के चारों तरफ है। तो व्यक्ति से अलग कोई मंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, या नीतीश जी जनता को अपने यह बताते रहते हैं कि आज भी वह अच्छे एक्टर हैं, और वह केवल 7 बार दल बदल चुके हैं। अपने दल बदलू होने पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने देवीलाल को धोखा दिया, उन्होंने सत्यनारायण सिन्हा को, जो एस एन सिन्हा को धोखा दिया, उन्होंने VP सिंह को धोखा दिया, उन्होंने लालू यादव को धोखा दिया। 7 बार वह स्वयं दल बदल चुके हैं, 3 बार वह गठबंधन बदल चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं 7 बार दल बदल चुका हो, वह दूसरों पर आरोप भी लगाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जिनका राजनीतिक अनुभव इतना लंबा रहा है, वो ये कह रहे हैं 5 विधायकों को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखते हैं? मतलब किसी दल को तोड़ मरोड़ कर सरकार बना लेना, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो मतलब इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? मतलब आप पर ही आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगता रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ वह हमारा नहीं था। महाराष्ट्र में वो अपने दल को नहीं संभाल पाए, और अगर किसी दल के 80% अगर विधायक भाग जा रहे हैं, तो वो दल की कमजोरी है, व्यक्ति की कमजोरी नहीं हो सकती है। लेकिन एक 43 विधायकों में 5 को मंत्री के लिए खोज लेना कोई बहुत साधारण बात है। हमारे यहाँ पूरी की पूरी एक टीम है जो कि पलटते रहती है। उनके ही दल में, जदयू में कम से कम 10 नेता ऐसे हैं जो उनका 20 वर्ष का इतिहास देखें, विधायक हैं, और 20 वर्षों में कम से कम 5 बार दल बदल चुके हैं। लेकिन विपक्ष का ये आरोप रहता है कि जो दूसरे दल के लोग आप में शामिल होते हैं, उनको 3-3 दिन तक रिसोर्ट में रहना पड़ता है, कहीं होटल में रहना पड़ता है। तो ये आरोप तो आप पर लगेगा ही लगेगा, और आप इसका जवाब आप बिहार तक पर दे दें तो बेहतर रहेगा। नहीं, छत्तीसगढ़ में भाजपा के सारे विधायक रिजॉर्ट में रह करके काम कर रहे हैं आप ही के अनुसार। तो यह नहीं, तो वो आपसे ही सीख रहे हैं। शुरुआत बिल्कुल बेकार बात है। देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा है, तो वो सरकार बना के आपको दिखाना भी पड़ेगा आप अच्छे हैं। अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रहते तो हम हर गरीब को मकान नहीं दे पाते। अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में नहीं रहते तो 2 साल तक मुफ्त राशन नहीं बांट पाते। अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में नहीं रहते तो हम हर घर में शौचालय नहीं बना पाते। अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रहते तो हम किसी हालत में जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, PLE स्कीम्स, 13.5% का जो हमारी बढ़ोतरी है, वह कभी नहीं कर पाते। मैं तो जिला अध्यक्ष था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक बार मायावती जी या चंद्रबाबू नायडू और जयललिता जी, ये लोग जब दिल्ली आते थे तो मैं अपने पश्चिम चंपारण का जिला अध्यक्ष होकर के, हमारे यहाँ तक लगता था कि जैसे पूरी दिल्ली का भूचाल चंपारण में महसूस हो रहा है। तो आप सरकार बनाते हैं तो आप अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारते हैं, ईमानदारी से दिखाते हैं लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं। आज 9वां वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं केंद्र सरकार में। आज तक के किसी भी मंत्री पर कांग्रेस के किसी सांसद ने आरोप नहीं लगाया। एक बार माननीय राहुल जी ने जरूर 19 में प्रयास किया था, उसके लिए 3 बार वह सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगे। तो यह हमारा चरित्र है और उसी पर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि जैसा कि इन्होंने बताया है कि आप लोगों पे लगातार इल्ज़ाम लगता रहता है कि आप लोग जो है पार्टियां तोड़ देते हैं, बड़े आसानी से कर देते हैं ये सारी चीज़ें। लल्लन सिंह ने भी बोला है कि आप लोगों ने धन और बल का प्रयोग किया है मणिपुर में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला था उनको आपने टिकट दिया। आपने मणिपुर में जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। आपने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जिनको टिकट नहीं मिला उनको दिया। भाजपा की सिंपैथी भी हो सकता है लोकल स्तर पे उनको मिली होगी, तो जाहिर बात है वो वापस लौटेंगे। हमारे यहाँ जो VIP के जैसे 3 हमारे दल में आए, वो तीनों भाजपा के थे। आपने किन्हीं कारणों से अपने किसी को आप टिकट नहीं देंगे, आप भाजपा के लोगों को टिकट देंगे अपनी पार्टी में,
जाहिर बात है कि अगर कोई भी परिस्थिति में होगा कि चलो आ जाओ तो आज ही जाएंगे वो। मतलब लेकिन ये तो नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि कार्यकारिणी बैठक से पहले ये लोग आए हुए थे यहाँ पर, बाज़ाब्ता इन लोगों ने देखा, बात हुई, कहा कि बिल्कुल सही फैसला किया है नीतीश जी ने, और अचानक से ये परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर। तो अचानक से इस तरह की चीजें हो जाती हैं, फिर अचानक से लल्लन सिंह भी बोल देते हैं, तो सब कुछ अचानक नहीं होता है राजनीति में। नीतीश कुमार जी के इन विधायकों के पास जरूर चार्टर प्लेन होगा कि ये यहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति पटना में है वही व्यक्ति मणिपुर में भी जाकर के भाजपा में शामिल हो जाता है। तो नीतीश जी इसको बेहतर बताएंगे कि उन्होंने मणिपुर अपने प्राइवेट प्लेन से भेजा था या कैसे भेजा था, यह तो वह बेहतर बता सकते हैं। चलिए, अच्छा एक और सवाल है संजय जी मेरे पास कि आपने बताया था जब एक बयान बहुत वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव ने कहा था कि नित्यानंद राय उनके पास आए हैं, बाज़ाब्ता बता रहे हैं कि मुझे आरजेडी में शामिल कर लीजिए। उसके बाद फौरन से आपने भी एक बयान दिया था, आपने कहा था कि फ्लाइट में मिले थे तेजस्वी यादव, बातचीत हुई थी, कह रहे थे कि मिल जाते हैं हम लोग और हमारे जो परिवार के खिलाफ जितने भी केस हैं उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कौन सा माजरा है? क्या वाकई हुआ था कि बस ऐसे ही बोल दिया आपने? नित्यानंद राय जी से जब वो बात कर रहे थे तो वो दोनों यही बात कर रहे थे, तो उन दोनों ने जो बात कही वह दोनों की बात जनता के सामने आई। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आप बिहार में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अकेले चलेंगे या अभी भी आपको लगता है कि नहीं बिना साथी के बिहार में चलना बड़ा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े रूप में चल कर के कर चुके हैं। हम विभिन्न प्रदेशों में अपने बल पे सरकार बना चुके हैं। हमारे पास 18 महीने का समय है और 18 महीने के समय में हम 40 लोकसभा की तैयारी करके कम से कम 35 प्लस सीटें जरूर जीतेंगे। नहीं, मेरा इसी से रिलेटेड अब अगला सवाल है, चूँकि आप कह रहे हैं कि आप अकेले चल लेंगे। अब इसमें सवाल ये है कि दूसरे स्टेट और बिहार में थोड़ा अभी भी फ़र्क है। बिहार में जाति की बात अभी भी होती है, नाम में ज़रूर पूछा जाता है कि आप टाइटल क्या लगाते हैं। कोई नेता भी दरवाजे पर आता है तो देख लेता है ये किस बाबू का है कि किसी और नाम से बुलाना है। चर्चाएं बड़ी होती हैं। तो इस जाति की राजनीति के लिए मतलब बिहार का परिदृश्य दूसरे राज्यों से अलग है। ऐसे में बिना साथी का अकेले चल पाना, वो भी बिना चेहरे का, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि जो रिजल्ट आपने उत्तर प्रदेश में दे दिया वही रिजल्ट बिहार में भी हो जाएगा, या पिछला रिजल्ट जैसा ही कुछ करिश्मा जो आप एनडीए में साथ थे तब जैसा वैसा ही कुछ हो जाएगा इस बार भी? 2017 में भी हम 3/4 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के हालात एक ही जैसे हैं। यह चीज़ें कर्नाटक में भी है, यह चीज़ें गुजरात में भी है, यह चीज़ें हिंदुस्तान का कोई वहाँ लिंगायत वो क्लिंगा होता है, हम वो क्या जाति नहीं होती है क्या? तो यह तो सभी प्रदेशों में देखिए, हमारे यहाँ समाज में वह भी एक हकीकत है, लेकिन जब विकास की बात आती है, जब काम की बात आती है तो जनता उससे ऊपर उठ करके जरूर सोचती है और वह जो निर्णय करती है। 2014 में हम पहली बार चुनाव लड़ने गए थे, हमारे पास कोई उस तरह की तैयारी भी नहीं थी जैसी आज है। उसके बावजूद भी हम 32 सीटें जीतने में सफल हुए थे 40 में। तो इसलिए यह विकास किसी भी मुद्दे से ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपने बोला विकास किसी भी मुद्दे से ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में हमें मतलब कई वर्षों तक रहे हैं बिहार में। लगातार पलायन, महंगाई, रोजगार से संबंधित कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सड़क पर आए, मतलब कई आंदोलन चले लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। इतने सालों तक लोग वहाँ पे पटना में धरना दे रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस पर, रोजगार के मुद्दे पर? मैं नीतीश कुमार जी से इसी को समझाते रहता था और 2020 में पहली बार हम लोगों ने उद्योग विभाग लिया। नीतीश जी ने किया, बियाडा का रेट एक सहरसा जैसे छोटे जगह की बात करें 7 करोड़ का बियाडा का जमीन प्रति एकड़ था। कौन आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएगा? नीतीश जी ने पूरी पॉलिसी बना के रखी थी कि कोई उद्योग धंधा यहाँ नहीं है। सर्विस करते थे। हमें 2 तरह के नीतीश कुमार मिले। 2005 से 10 के जो नीतीश कुमार थे उन्होंने लॉ ऑर्डर पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया, उन्होंने कार्य भी अच्छे किए, लेकिन जनता ने उसका फल भी दिया। हम 222 सीटें जीतने में सफल हुए।
लेकिन 222 सीट जीतने के बाद अंग्रेजी में एक शब्द है, हिंदी में तो मैं नहीं कह सकता, मेगैलोमैनियक, जिसमें उसको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, मेरा ही चेहरा जो है वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चेहरा है, मेरे अलावा कोई दुनिया में नहीं है जो कि कुछ जानता हो। यह नीतीश जी को इस चीज़ का एहसास हो गया, और जब उनको एहसास हुआ उस दिन से उनका पतन होना शुरू हुआ। वह न किसी को, आप पिछले 10 वर्षों में उनकी तस्वीरें देखिए, पहली बार है वो तेजस्वी को लेके चल रहे हैं, और इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि वह तेजस्वी की दया से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले कभी भी वो अपने किसी उप मुख्यमंत्री को साथ लेके नहीं चलते हैं, कभी भी किसी राजनीतिक, उनका कोई विधायक नहीं है जो यह कह सके कि नीतीश जी के कार्यक्रम में मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं खुद उनका सांसद रहा हूँ, 8 साल उनका सांसद रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पश्चिम चंपारण आए हों और सांसद विधायकों को, चाहे वह जदयू का हो चाहे भाजपा का हो, उसको उन्होंने संदेश दिया हो कि मैं तुम्हारे जिले में आ रहा हूँ, कोई बात है तो कहो। नीतीश कुमार जी आत्ममुग्ध हो चुके हैं। 2015 में कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो गई, कुछ भ्रांतियां भी वह फैलाने में सक्सेसफुल हो गए, जिसके कारण उनको उतनी सीटें आ गई। और इस बार जो उनको 43 सीटें आई हैं, वह बेमतलब का चिराग को दोष देते हैं, बेमतलब का उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा को तो दोष नहीं देते हैं क्योंकि वह उनमें मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने भी उतना ही प्रतिशत वोट काटा था जितना चिराग ने काटा था, लेकिन उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। पर जो इस बार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दो, और उसका कारण था कि हम 110 में 74 सीटें जीत सके। जदयू ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भी ठीक हैं और नीतीश कुमार जी भी ठीक हैं, दोनों के नाम पर वोट दो, और आप नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, इसलिए आप 43 में गए। अगर जदयू के विधायक भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते तो वो तो हमसे ज़्यादा सीटें लड़े थे, वो भी 74 सीट जरूर जीतते। ये मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था, चूँकि आपने चिराग पासवान का जिक्र कर दिया है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि चिराग पासवान की वापसी हो सकती है, चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बल्कि कुछ दिन पहले कुछ अखबारों ने लिखा भी, दिल्ली के अखबारों में भी ये खबर छपी कि चिराग को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, फिर से वापसी होगी, क्योंकि बिहार में चिराग की काफ़ी ज़रूरत है। लगे हाथ फिर चर्चा सहनी की भी होने लगी कि मुकेश सहनी को भी फिर बीजेपी साथ ले सकती है। तो इसमें आप लोगों की कहाँ तक बातचीत हुई और इस खबर में कितना दम है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम है संगठन को अच्छे से चलाना, संगठन का विस्तार करना। वह काम मैं लगातार कर रहा हूं, और सभी स्थानों पर हम बढ़ रहे हैं, सभी समाज में हमारी पैठ है, और मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को 40 लोकसभा सीटों के लिए और 243 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी करने की जिम्मेवारी और दायित्व मुझे मिला है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। तो आप साथी की तलाश बिहार में नहीं कर रहे हैं? संगठन के अध्यक्ष के तौर पर मेरा लक्ष्य है कि सभी 243 सीटें भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीत सके, यही लक्ष्य है, और इसी पर मैं कार्य कर रहा हूँ। एक बस आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं। एक मेरा सवाल ये, चूंकि आपने कहा कि उद्योग विभाग तो हमने पहली बार लिया, इसलिए हमने चूंकि रोजगार के अवसर जुटाने थे और इनकी पॉलिसी में प्रॉब्लम थी। हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास ही रहा था सर, और बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थिति किसी से छुपी नहीं। आप खुद डॉक्टर हैं, आपको भी पता नहीं है। नीतीश कुमार को भी आंखों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। सरकार में तो आप लोग रहे ही थे, विभाग भी आपके पास। मैं फिर वही आ जाऊंगा। हमने, हमारे से पहले एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला था। आज हमने 6 से 18, 6 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे वहाँ, 6 से 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज हमने खोलने का कार्य किया है। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था हमने दुरुस्त किया, लेकिन हम 2005 में 7 करोड़ जनता के लिए जो सुविधाएं का बना रहे थे, वही सुविधाएं आज 12 करोड़ जनता में बांटना पड़ रहा है। तो जाहिर बात है, आप 7 करोड़ जनता के साथ अगर रहते तो जो सुविधाएं, जो नंबर ऑफ बेड्स आपको दिखते, हम 7 से 14 कर सके, लेकिन आप केवल 14 मत जोड़िए। कर्नाटक, अगर वो, मुझे आबादी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो 5 करोड़ था तो 5 ही करोड़ आज भी है।
वो केवल मुश्किल से 25 लाख बढ़ा है, लेकिन हम 5 करोड़ बढ़ गए। हम लगभग दुगुने होने के कगार पे आ गए हैं। अगर आबादी हम दुगुना कर लेंगे 15 वर्षों में, तो आप कितने भी विकास कीजिएगा, उसकी बलि पर वह चढ़ जाएगा। लेकिन 18 इतने सालों में किसी ने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला था। माननीय चंद्रमोहन राय जी को मैं बिहार का वाटरशेड हेल्थ मिनिस्टर मानता हूँ। जिस तरह की व्यवस्था मैं स्वयं चिकित्सक के रूप में कार्य भी कर रहा था सरकारी अस्पताल में, चंद्रमोहन राय जी ने जो कार्य किया और उसको आगे बढ़ाने का काम लगातार नंदकिशोर जी है, अश्वनी जी और मंगल पांडे जी ने किया। और मंगल पांडे जी को यह फायदा मिला कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं एज ए हेल्थ के कमेटी के रूप में भी लगातार हम इसको प्रयास करते थे कि जो भोर कमेटी की रिपोर्ट थी कि हर 50 लाख में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उस भोरे कमेटी की रिपोर्ट को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कड़ाई से लागू किया और उसी का नतीजा था नरेंद्र मोदी जी का कि बिहार ने 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज बन चुका है या जो बनने जा रहा है। चलिए ठीक है, एक और वीडियो है आपका, वो भी काफी वायरल हो रहा था। एक जगह आप जाते थे और लिफाफे में कुछ पैसे दे देते थे, तो लोग ये कह रहे हैं कि एक जान की कीमत संजय जायसवाल कितनी लगाते हैं? क्या 5,000 रुपए सही बैठती है एक जान की कीमत? एक जान के कीमत बिहार में 5,000। एक आदमी दारू पी के मर जाओ, 5,000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी की तरफ से। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5,000 रुपया देकर और 1 मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे? हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा? हम लोग कौन देने वाला है? हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? और आए और 5,000 रुपया दिए और फिर चले गए। उससे क्या होगा हम लोग का? क्या दिन का जिंदगी हम लोग का 5,000 रुपया में हो जाएगा? हमारे इतना समय हम 5,000 रुपया में क्या हम लोग जी सकते हैं? आए और 5,000 रुपया देकर चले गए। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी से इस पर भी मेरा बहुत अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, क्योंकि शराबबंदी में कितना लागू है, मैं बार बार नीतीश जी को कहता था कि कहीं शराबबंदी नहीं है। आपकी पुलिस आपके साथ मिल करके और सभी माफिया को सपोर्ट कर रही है। हर मोहल्ले में शराब मिल रहा है, पूरा एक जनरेशन खराब हो रहा है, क्योंकि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था उसके बदले ये जो शराब के ब्लॉक स्तर पर माफिया बन रहे हैं, वह बहुत सारे युवकों से शराब सप्लाई का काम करवा रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति शुरू करेगा शराब सप्लाई से कि 500-1000 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद जब आप एक गलत काम करते हैं तो दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। और मेरा यही कहना था कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये जिस आप वीडियो की बात कर रही हैं, मैं जिस स्थान पर गया था वह इतने गरीब लोग थे कि उनके पास खाने का कुछ नहीं था। मैं अपने तरफ से उन लोगों को जरूर राशि दिया कि यह एक छोटी, अब चूँकि 12 लोग थे तो वह एक राशि मैंने वहाँ के लोगों से कलेक्ट करके, तो क्या बस इतना नहीं, करना वह जायज था? मैं नहीं, बिल्कुल मैंने नीतीश कुमार जी मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि अगर किसी भी कारण से मौत होती है तो उसको वही मुआवजा मिलना चाहिए जो किसी भी एक्सीडेंट में मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी का अपना सिद्धांत था और वह तैयार नहीं हुए। मेरा आज भी मानना है कि शराबबंदी से केवल और केवल पुलिस लाभान्वित हो रही है। मैं 2 सालों से लगातार कह रहा था कि जितने भी बालू माफिया और शराब माफिया हैं, यह सब राजद के लोग हैं और यह सब वही लोग हैं जो पहले हत्या और अपहरण का धंधा करते थे। यह इजी मनी हो गया है शराब बेचना। लेकिन नीतीश कुमार जी के हिसाब से बिहार में कहीं शराब पहले नहीं बनती थी। अभी नया हमने सुना है कि वह 2 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जिसमें शराब की बोतलों को तोड़ करके चूड़ियाँ बनाई जाएगी। मतलब नीतीश जी डिटरमाइंड है कि ये 2 नंबर का शराब बनते रहेगा, क्योंकि आप कोई फैक्ट्री लगाइएगा तो उसके लिए तो अनवरत सप्लाई चाहिए। तो नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी शराबबंदी में नहीं है, नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी अब इसमें हो गई है कि शराब की बोतलों को इकट्ठा करके हम एक फैक्ट्री बनाएं जहाँ पे चूड़ियाँ बन सकें। चलिए संजय जायसवाल जी, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपने इतना वक्त निकाला और बिहार तक पर आप आए और काफ़ी बेबाकी से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।